हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। कटनी से मिल रही है। नर्मदा घाटी परियोजना के टनल में हादसा हुआ है। सलीमनाबाद इलाके में टनल का एक हिस्सा धंसने से कुछ मजदूर उसमें दब गए और रेस्क्यू कर 3 मजदूरों को निकाल लिया गया है। हालांकि 5 मजदूर अब भी मलबे में दबे हुए हैं। प्रशासन की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। सलीमनाबाद इलाके में नर्मदा घाटी परियोजना का जो काम चल रहा था उसकी टनल का एक हिस्सा धंस गया है और बताया जा रहा है कि कुछ मजदूर इसमें फंस गए हैं। 5 मजदूरों के दबे होने की अब भी खबर है। और इस वक्त हमारे साथ प्रियंक मिश्रा जी जुड़ गए हैं। कलेक्टर हैं ये कटनी के। प्रियंक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। सर, टनल का एक हिस्सा धंस गया है। किस तरह से मजदूरों का रेस्क्यू किया जा रहा है? कितनों को निकाल लिया गया है? कितने मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं? ये घटना आज लगभग 7:30 से 8 बजे की है। इसमें टोटल 9 मजदूर थे और टनल में जो मशीन है उसके रिपेयर वर्क के दौरान ये घटना हुई थी। इसमें से 3 जो मजदूर हैं वो सकुशल, उनको बाहर निकाला जा चुका है। छोटी मोटी चोटें आई हैं बट तीनों सेफ हैं। लगभग 6 मजदूर अभी अंदर हैं और उनकी भी आवाज आ रही है। वो लोग ऑक्सीजन ले पा रहे हैं और जो प्रोटोकॉल के अनुसार जो यहाँ पे NVDA की टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है और यहाँ पे मेडिकल टीम, पुलिस की टीम, सभी लोग उपस्थित हैं और पूरा जो SOP है उसके अनुसार कर रहे हैं। होपफुली जो है अगर ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल होता है तो उनको आसानी से निकाल लिया जाएगा। अभी किसी के हताहत होने की ऐसी कोई खबर नहीं। जी सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ये हादसा कैसे हो गया, कहाँ पर चूक हो गई, क्या कुछ इसके बारे में आपको जानकारी मिल पाई? नहीं, ये अब थोड़ा सा इसको बाद में एनालाइज किया जा सकेगा। अभी ये तो खैर अथॉरिटी ही बता पाएगी। अभी प्रशासन का जो मेन रोल है कि तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन करके सबको बचाया जाए और उसके बाद में जब एक बार एक विस्तृत जांच होगी तब वो सारी चीजें निकल कर आएंगी। जी सर, और जितने मजदूरों को निकाला गया है उनकी स्थिति अभी कैसी है? बिल्कुल ठीक है। हम लोगों ने उनसे पर्सनली बात की है। वो सब सकुशल हैं और उनके फर्स्ट एड के लिए उनको हॉस्पिटल भेजा जा चुका है एंड दे आर ऑल फाइन। सर, क्या आप एक्यूरेट बता पाएंगे कितने मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं? मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं? 6 इनकी 6 मजदूर फंसे हुए हैं। अभी 6 अंदर हैं, 3 बाहर आ चुके हैं, 6 अंदर। जी, और सर क्या कुछ आप लोग स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको बाहर निकाला जा सके? क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें इस तरीके के एक्सीडेंट्स के लिए पहले से एक पूरी पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है और यहाँ जो इंजीनियरिंग और सेफ्टी इंजीनियरिंग की जो टीम है वो अपने SOP के अनुसार जो प्लान है उसके अनुसार ही कार्य कर रहे हैं और उसी के अनुसार ये लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन संचालित किया जा रहा है। जी सर, ये टनल कब से बनने की इसकी शुरुआत हुई है? थोड़ा ये भी जानकारी दे दीजिए। तो लगभग ये तो अराउंड इसमें 2009 का ये प्रोजेक्ट है बट अभी इधर लास्ट 1 ईयर से इसमें काफी प्रगति आई है, काम चल रहा है जी। और इसमें जो है लास्ट 1 मंथ में भी काफी अच्छी प्रगति आई है। पूरी टीम यहाँ उपस्थित है। प्रोजेक्ट जो है और प्रोटोकॉल के अनुसार ही यहाँ रेस्क्यू किया जा रहा है। सर, कुछ अंदाजा कि कब तक निकाला जा सकेगा मजदूरों को? अब ये तो रेस्क्यू टीम जो है अपना कर रही है। लेट्स होप कि इसको जल्दी से जल्दी निकाला जा सके। सर, और जो वो मजदूर फंसे हुए हैं, जो 6 मजदूर आप बता रहे हैं, कितनी गहराई में है? क्या उनसे संपर्क आपका हो पा रहा है? संपर्क है और इसलिए गहराई बहुत तरीके की नहीं है कि उनको निकालने में इश्यूज आएंगे बट ये है कि हम लोगों को ध्यानपूर्वक इसमें जो है हम लोग अपनी कार्रवाई आगे करें। जी बिल्कुल सर, हम लोग भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इन मजदूरों का भी रेस्क्यू हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप कटनी कलेक्टर को सुन रहे थे। प्रियंक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने जानकारी दी कि अभी भी 6 मजदूर फंसे हुए हैं। हालांकि वो उनसे संपर्क में है, उनको ऑक्सीजन दिया जा रहा है, उनसे बातचीत भी हो रही है और जल्द से जल्द कोशिश की जाएगी कि जितने मजदूर फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास भी जुड़े हुए। विकास, आपने भी सुना, क्या कुछ कहना है कलेक्टर साहब का? अभी किस तरह से वहां पर काम चल रहा है, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? जी, मैं आपको बता दूं कि जो घटना स्थल पर है वहां पर अधिकारी भी मौजूद है। जो इस तरह कलेक्टर साहब जो बोल रहे थे वो बिल्कुल वाजिब है कि वहां पे अधिकारी लगे हुए हैं और लगातार मजदूरों को बचाव कार्य लगातार जारी है
और अंडरग्राउंड में जो नहर है उसमें भी जो मिट्टी है उसको बाकायदा उसको अलग कर दिया गया कि ज्यादा ऑक्सीजन पहुंच सके जो मजदूर वहां पे फंसे हुए हैं और उनसे सुरक्षित उन्हें निकाला जा सके। अभी तक 3 लोगों को निकाल लिया गया है, जो कि 2 लोग पहले से 3 लोग ऊपर रखे हुए थे उनको पहले खींच लिया गया था। उसके अलावा जो 3 लोगों को निकाला गया उनको हॉस्पिटल में अभी इलाज दिया जा रहा है, उनसे बात की जा रही है और जो भी फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकालने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू में थोड़ा सा देरी हो रही है क्योंकि अभी वो जो सुरक्षित हैं, अभी भी जिंदा हैं, उनको निकालने की लगातार प्रयास की जा रही है। वहां पर विधायक भी पहुंच चुके हैं और देखा जाए तो आसपास के जो भी ग्रामीण हैं उनकी भी मदद ली जा रही है। बाकायदा वहां पर जो रेस्क्यू है मतलब फूक फूक कर कदम रखा जा रहा है कि कोई मजदूर जो दबे हुए हैं उनके ऊपर कोई हताहत ना हो सके। विकास, आपको जानकारी लग पाई कि कहां पर चूक हुई है, किस तरह से यह हादसा हो गया? जी मैं आपको बता दूं कि जो अंडरग्राउंड की जो नहर है वहां पे जो नहर निकाली जा रही थी और अचानक जो कि मिट्टी जो कि थोड़ा सा क्या होता है मिट्टी गीली हो चुकी थी और जब नहर जब खुद रही थी उसी दौरान ही अचानक एक तरफ से जब मिट्टी वहां पर गिरनी चालू हुई थी, अचानक जो मजदूर नीचे थे उसी मिट्टी पे ही दबे हुए हैं। मतलब उनके ऊपर ज्यादा ऐसा लोड नहीं आया है, मगर ये देखा गया है कि जो मिट्टी पे तो है मजदूर और उसको जितनी जल्दी हो सकता है उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। जी, और जो मजदूर निकाले गए हैं विकास, उनकी कैसी स्थिति है? उन्हें क्या अस्पताल भेजा गया है या वहीं पर प्राथमिक उपचार दिया गया उन्हें? जी मैं आपको बता दूं, जैसे ही 3 मजदूरों को निकाला गया है उनको वहां पे प्राथमिक उपचार दिया गया, बाकायदा उनको तुरंत ही 108 एम्बुलेंस से उनको जिला अस्पताल भेजा गया है, जिनका इलाज लगातार जारी है और उनसे बात भी की जा रही है। लगातार वो बात भी कर रहे हैं, ऐसा कोई हताहत होने की कोई खबर अभी तक तो आई नहीं है। अभी ये देखना होगा कि जो मजदूर अभी फंसे हुए हैं उनकी स्थिति क्या है, क्योंकि अभी तक उनको निकाला नहीं गया है और लगातार उसके रेस्क्यू के लिए वहाँ पे टीम मौजूद है और उन्हें सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है। विकास, आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि आप इस वक्त ग्राउंड जीरो में ही मौजूद है, तो क्या बाजू से भी कोई नहर निकाली जा रही है? क्या उसके कारण अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई हुआ है और उसके कारण ये मिट्टी धसी है? ये हादसा कैसे हुआ है? जी मैं आपको बता दूं, ये जो नहर का काम है पटेल कंपनी हैदराबाद के द्वारा ये किया जा रहा है और ये लंबे समय से सालों से काम चल रहा है और ऐसी तक अभी तक कोई घटना हुई नहीं है, मगर ये पहली घटना है जो कि इतनी बड़ी घटना है कि लगातार इसमें कई मजदूर यहाँ पे फंस चुके थे और उनके लिए रेस्क्यू किया जा रहा है। ये पहली घटना है और ये हादसा अभी तक पता नहीं चल पाया। वहाँ पर एक टीम पहुंच चुकी है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि हादसा हुआ कैसे। जी ठीक है विकास, आप नजर बना के रखिएगा। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। चलिए, इस बड़ी खबर के बाद रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैतूल में प्रदेश के 49,85,000 किसानों को 7,618 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक के जरिए उनके बैंक अकाउंट में आज जमा कराई। कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल योजना की देश में सबसे बड़ी राशि का वितरण है। 7,618 करोड़ तो हमने अभी अकाउंट में जमा किए हैं। जब फसल खराब हुई तब 2,876 करोड़ राहत की राशि दी गई। इस तरह कुल 10,494 करोड़ रुपए की राशि फसल बीमा और राहत राशि के रूप में दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 महीने के कार्यकाल में प्रदेश सरकार ने 1,73,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि अलग अलग माध्यमों से किसान को दी है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस सिर्फ झूठी घोषणा करती है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी दिल्ली से वर्चुअली जुड़े। इस योजना के तहत ग्वालियर जिले के 1,645 किसानों के खाते में 119 करोड़ रुपए पहुंचे। ग्वालियर में फसल बीमा का कार्यक्रम दिनारपुर मंडी परिसर में आयोजित किया गया था, जिसमें ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर किसानों के साथ मौजूद रहे। प्रदेश के 49 लाख से ज्यादा किसानों को 49,85,000 किसानों को 7,618 करोड़ रुपए की राशि आज सिंगल क्लिक से आपके खातों में भेजी गई है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने आम बजट को लेकर चर्चा की और कहा कि जो बजट पेश किया गया है उससे सभी तबके के लोगों को लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें सुनहरे भारत पर जोर दिया गया है। आम बजट में किसानों से लेकर हर तबके के लोगों को एक बड़ी राशि स्वीकृत की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया कहा था। अटल जी की कल्पना को केंद्र की मोदी सरकार लगातार रूप देने में लगी हुई है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल बड़ी तादाद में होती है, बजट में सोयाबीन तेल पर जोर दिया गया है। सरकार ने नेशनल हाईवे के नेटवर्क को 25,000 किलोमीटर बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए 20,000 करोड़ का बजट रखा गया है। बजट जनता को क्या क्या सुविधा देने वाली है। इस टाइम कैपिटल एक्सपेंडिचर
जो है तो 7.5 लाख करोड़ है, यानी 2 लाख करोड़ का बढ़ोतरी है। इस बढ़ोतरी से अलग अलग एरिया में विकास हो सकता है। रीवा को एक और बड़ी सौगात मिली है। रीवा से राजधानी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के लिए नई साप्ताहिक ट्रेन की शुरुआत की गई, जिसे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और सांसद जनार्दन मिश्रा ने रीवा से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रियों के बढ़ते दबाव को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे ने नई सुपरफास्ट ट्रेन चलाई है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बताया कि इस साप्ताहिक ट्रेन को सप्ताह में कम से कम 3 दिन या दैनिक करने के लिए प्रयास किए जाएंगे, ताकि भोपाल जाने के लिए रीवा के लोगों को और ज्यादा सहूलियत मिल सके। भोपाल से इस रेल का उद्घाटन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली से वर्चुअली किया। अब ये 19 फरवरी से हर शनिवार को दोनों तरफ से सप्ताह में एक दिन चलेगी। इसके संचालन से विदिशा, बीना, सागर, दमोह, कटनी, मुड़वारा, मैहर, सतना के यात्रियों को फायदा होगा। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि रीवा सुपरफास्ट ट्रेन के प्रतिदिन संचालन की मांग की गई है। अभी तो इसे ट्रायल बेस पर चलाया जा रहा है और आगे मुझे भरोसा है कि ये नियमित हो जाएगी। इससे आप सबको मालूम है कि जो भीड़ है रेवांचल की वो बहुत कुछ इससे कमेगी। कमलापति स्टेशन से और रीवा तक की ये साप्ताहिक ट्रेन शुरू हुई है। आज मैंने माननीय मंत्री जी से कहा है कि अब धीरे धीरे इसको जैसे जैसे पैसेंजर का लोड बढ़ता है तो इसको और ज़्यादा दिनों तक करा जाए, 7 दिन किया जाए। भोपाल की रानी कमलापति रेलवे स्टेशन में घोर लापरवाही देखने को मिली। यात्रियों को बिना जानकारी दिए ही ट्रेन को निर्धारित समय से 2 घंटे पहले ही रवाना कर दिया गया। इसे लेकर यात्रियों ने रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। हंगामा देख स्टेशन प्रबंधक ने यात्रियों को टिकट की राशि वापस करने की बात कही। विवाद के बाद अन्य ट्रेन से अनुमति की बात भी कही, लेकिन यात्रियों कि अन्य ट्रेनों में रिजर्वेशन लेने से इनकार कर दिया। नई ट्रेन के चले जाने पर सैकड़ों यात्री 1 घंटे तक रेलवे स्टेशन पर भटकते रहे। बता दें कि मामला रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से रीवा तक शुरू की गई नई ट्रेन का है। ट्रेन को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हरी झंडी दिखाकर दोपहर में ही रवाना कर दिया, जबकि टिकट में टाइम शाम 5 बजे का दिया गया था। 0:21:95 5 बजे का समय था। हम 4:45 बजे यहाँ पे आ गए। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे गए, गाड़ी नहीं। 2 पे आए, गाड़ी नहीं। 3 पे आए, गाड़ी नहीं। ये वहाँ पे पूछा, बोले गाड़ी तो 2:30 बजे जा चुकी है। मैंने रिजर्वेशन कराया, 5 बजे की ट्रेन थी, इन्होंने ये ट्रेन 2:30 बजे भेज दी। अब ये बताइए मैं क्या करूँ। इनाग्रेशन हुआ, इसका आज उद्घाटन हुआ है। ये ट्रेन चली है 02195 नंबर से। ये सिर्फ 5 के दिन के लिए थी। ठीक है, अभी तो हाल फिलहाल में जिनको नहीं जाना है उनको रिफंड दे रहे हैं, और जिनको जाना है उनको हम दूसरी ट्रेन जो अपनी 10 बजे चलती है रीवा, उसमें अलाउ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब स्कूल 100% क्षमता के साथ खुलेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस आदेश को जारी कर दिया है और इसे लागू भी कर दिया गया है। प्रदेश के सभी स्कूलों में 1 से 12वीं तक की कक्षाएं विद्यार्थियों की 100% उपस्थिति के साथ शुरू की जाएगी। सोमवार से मध्य प्रदेश के स्कूल सभी विद्यार्थियों के लिए खुल जाएंगे। स्कूलों में शिक्षकों और विद्यार्थियों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले कोरोना संक्रमण के प्रकरणों में लगातार आ रही कमी को देखते हुए सरकार ने महामारी को नियंत्रित करने के लिए जो प्रतिबंध लगाए थे वो भी हटा दिए हैं। अब सिर्फ रात 11 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। स्कूल, कॉलेज, छात्रावास पूरी क्षमता के साथ चलेंगे। विवाह आयोजन और अंतिम संस्कार के लिए भी संख्या की अब कोई बंधन नहीं रहेगी। कलेक्टर्स को मास्क का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना सुनिश्चित करना होगा। कोरोना की तीसरी लहर में पूरे 38 दिन बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में फिजिकल हियरिंग शुरू होने जा रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर स्थित मुख्य पीठ और इंदौर ग्वालियर खंडपीठों में 14 फरवरी से फिजिकल हियरिंग शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस आरवी मलिमत के निर्देश पर हाईकोर्ट प्रशासन ने फैसला लिया है। कोरोना की तीसरी लहर में हाईकोर्ट से वर्चुअल मोड पर सुनवाई कर रहा था, लेकिन अब सोमवार से वकील और पक्षकार हाईकोर्ट में उपस्थित होकर जिरहा कर सकेंगे। हालांकि 65 साल या उससे ज्यादा उम्र के वकील और पक्षकार अगर वर्चुअल मोड पर ही सुनवाई चाहें तो वो इसके लिए हाईकोर्ट में आवेदन कर सकेंगे। आदेश के मुताबिक फिजिकल हियरिंग के दौरान कोर्ट रूम और हाईकोर्ट परिसर में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है।
पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद भोपाल पुलिस अब काउंसलर की भूमिका में नजर आ रही है। अपराध को लेकर आम जन को अवेयर करने के लिए पुलिस कॉलोनियों में जाकर शिविर लगा रही है, जहां पुलिसकर्मी परिजनों और बच्चों को अपराध से बचने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। प्रोजेक्टर के जरिए डॉक्यूमेंट्री दिखाकर लोगों को अपराधी की पहचान करने के टिप्स दिए जा रहे हैं। इस अभियान में पुलिस का मुख्य फोकस बच्चे हैं, जिन्हें गुड टच, बैड टच, इंटरनेट गेमिंग, इंटरनेट ब्लैकमेलिंग के बारे में बताया जा रहा है। बच्चों के साथ परिजनों को भी इसके लिए सतर्क किया जा रहा है कि आप बच्चों के इंटरनेट एक्टिविटी की किस तरह निगरानी सावधानी के साथ बरतें। और इसके अलावा साइबर फ्रॉड को लेकर लोगों को टिप्स दिए जा रहे हैं। एसीपी सचिन अतुलकर ने बताया कि सभी इलाकों में इस तरह का अभियान नियमित रूप से चलाया जाएगा। यहाँ पर मीटिंग्स आयोजित मोहल्ले स्तर पे की जाएंगी, वार्ड स्तर पे की जाएंगी, जिससे वहाँ की ज़मीनी हकीकत पता चले और किस प्रकार की वहाँ पे फोर्स की, पुलिस से संबंधित आवश्यकताएं हैं, उसके बारे में ध्यान दिया जा सके। तो ये लगातार एक चलने वाला अभियान है, जिससे मुझे लगता है कि एक बेहतर समन्वय जनता और पुलिस के बीच बनेगा और शांति स्थापित करने में मदद मिलेगी। यशवंतपुर निजामुद्दीन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में चलती ट्रेन में युवती के साथ रेप का मामला सामने आया है। ये वारदात दिल्ली की 21 साल की युवती के साथ ट्रेन की पेंट्री कार में हुई है। युवती ने भोपाल जीआरपी को बताया कि पेंट्री कार मैनेजर ने शुक्रवार की रात 9 से 10 बजे के करीब उसके साथ गलत काम किया। उस दौरान ट्रेन शायद हरदा से इटारसी के बीच रही होगी। भोपाल जीआरपी पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर मुरैना जिला निवासी आरोपी पेंट्री कार मैनेजर भूपेंद्र तोमर को झांसी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। आरोपी ट्रेन के दूसरे कोच में छिपा था। पुलिस ने अग्रिम जांच के लिए केस डायरी इटारसी भेज दी है, क्योंकि घटना के वक्त ट्रेन इटारसी के आसपास रही होगी। मामले में आगे की कार्रवाई अब इटारसी पुलिस करेगी। कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में एक फरियादिया भुसावल से नई दिल्ली की यात्रा कर रही थी। पेंट्री कार के अंदर लेकर गया और वहां एक स्टोर नुमा कमरे में ले जाकर उसके साथ में दुष्कर्म की घटना घटित किया। घटना की बड़ी गंभीरता और संवेदनशीलता से विवेचना की जा रही है। शीघ्र ही जिस आरोपी को चिन्हित किया गया है इस घटना में संलिप्तता के हुलिया के आधार पर, उसे भी अभिरक्षा लेकर कार्रवाई की जाए। धार जिले के एक स्कूल में छात्राओं की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो मांडू इलाके के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का बताया जा रहा है, जिसमें गेस्ट टीचर भावना वर्मा 10वीं की छात्राओं को स्टील के स्केल से पीटती नजर आ रही है। इस वीडियो को स्कूल के ही छात्र ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। मामले को लेकर स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि शिक्षिका भावना वर्मा को स्कूल से हटा दिया गया है। हालांकि भावना वर्मा ने लिखित में माफी भी मांगी है, लेकिन आगे की कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर की जाएगी। कल 11 तारीख को 10th की क्लास के बच्चों को अतिथि शिक्षक भावना वर्मा द्वारा शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया था। हमें ज्ञान हुआ और हमने तत्काल प्रभाव से उसको कार्रवाई किया। भोपाल के भारत टॉकीज चौराहे पर एक महिला ने कार ड्राइवर को थप्पड़ जड़ दिया। कार पर पुलिस लिखा हुआ था। दरअसल कार महिला की स्कूटी से टच हो गई थी, जिसके बाद गुस्से में महिला ने बीच रोड ही कार को रुकवा लिया। जैसे ही कार ड्राइव कर रहा युवक बाहर निकला, महिला ने उसे धक्का दिया और पुलिस के सामने ही तमाचा जड़ दिया। आपको बता दें, 3 महिलाएं सड़क किनारे वाहन को रोकने का इशारा कर रही थी। कार चला रहे युवक को लगा कि महिलाएं उसे रोकने के लिए कह रही हैं। वो कार सड़क किनारे लगाने लगा, तभी वहां से गुजर रही महिला की स्कूटी से उसकी कार टच हो गई, जिसमें महिला गिरने से बच गई। पुलिस ने दोनों को समझाइश देकर मामला शांत कराया। ग्वालियर चंबल अंचल की टशनवाली जश्न शादी का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन कर आसमान में जमकर गोलियां दागी जा रही है। वायरल वीडियो मुरार थाना इलाके के खुरेली में आयोजित किसी शादी का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दूल्हे राजा की बंदूकों से निकल रही ताबड़तोड़ गोलियों के साथ मैरिज गार्डन में धमाकेदार एंट्री कराई जा रही है। वीडियो के आधार पर करीब 5 लाइसेंसी राइफल से ये धमाकेदार एंट्री कराई गई। एक के बाद एक दनादन हर्ष फायर किए गए। क्राइम ब्रांच पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस आसपास के मैरिज गार्डन्स भी खंगाल रही है। बताते कि ग्वालियर चंबल अंचल में वैध और अवैध हथियारों के जरिए खुले आसमान में ताबड़तोड़ गोलियां दागना टशन बन गया है। मीडिया के द्वारा भी और जो सोशल मीडिया में चल रहा है कि कोई खेरिया में कोई मैरिज के दौरान की है। एफआईआर भी हम रजिस्टर्ड करने जा रहे हैं और एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद उनकी आइडेंटिफिकेशन होगी। मैरिज गार्डन के संचालक को भी हम पूछताछ के लिए बुलाएंगे और संभव हुआ और अगर इस तरह के तथ्य मिले, अगर उसने कुछ छुपाने की कोशिश की, तो सभी जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे उसके उन पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।